मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय के बारे में। वेबर ने कहा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी प्रक्रिया प्रभावों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वेबर समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं। वेबर ने इस समाजशास्त्र की परिभाषा में अनेक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे: व्याख्या और बोध प्रस्तुत करने का प्रयास, सामाजिक क्रिया पर विशेष ध्यान देना आदि। वेबर के कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करें तो पहला है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हुए लिखा है कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनकी गतिविधियां निर्धारित हो। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे: तार्किक क्रिया, मूल्य अभिमुखी क्रिया, भावात्मक क्रिया, पारंपरिक क्रिया। दूसरी जो इनकी अवधारणा थी, पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी। वेबर ने समाजशास्त्र के लिए पद्धति शास्त्र के विकास में योगदान दिया। सर्वप्रथम उन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं में अंतर बताया और भिन्नता का प्रभाव प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों पर निश्चय करता है। बहुस्तरीय उपागम विकास का विकास करना चाहते थे। इनकी पद्धति शास्त्रीय में 2 चीज़ें निहित थी: व्याख्यात्मक बोध और काल्पनिक परीक्षण। वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा में व्याख्यात्मक बोध पर विशेष जोर दिया है। वेबर का कहना है कि प्राकृतिक घटनाएं सामाजिक क्रियाओं की तरह अर्थपूर्ण नहीं होती। सामाजिक क्रियाओं के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है। इन उद्देश्यों के लिए व्याख्यात्मक बोध की विधि अपनाई जानी चाहिए। वेबर ने अपने अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता और इन्होंने पद्धति शास्त्र में एक आदर्श प्रारूप का निर्माण किया, जो इनका एक महान योगदान कहा जा सकता है। आदर्श प्रारूप क्या है? वेबर ने वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूप का निर्माण 1904 में किया। सामाजिक संबंधों में मानव की क्रियाओं के 2 अर्थ लगाए जाते हैं: वास्तविक अर्थ और अनुमानित अर्थ। प्रथम अर्थ का तात्पर्य व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है। दूसरा अर्थ अमूर्त वास्तविकता से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक और अपेक्षित व्यवहार में अंतर होता है। वेबर अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श
प्रयोग नौकरशाही व्यवहार के अध्ययन में किया था। यह वास्तविकता के आधार पर बनाया जाता है, इसे तुलनात्मक अध्ययनों में प्रस्तुत करते हैं। आगे हम वेबर के प्रमुख सिद्धांत जिससे उनकी बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई वो है थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में दिया। यह अध्ययन तुलनात्मक पद्धति से किया गया। इसमें विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया और यह मालूम करने का प्रयास किया गया कि धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है। आप मार्क्स के आर्थिक निर्णायकवाद को नहीं मानते। वेबर का कहना है कि सामाजिक घटनाओं के अनेक कारक होते हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण मानकर अध्ययन किया जा सकता है। वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। आपने विभिन्न धर्मों में विद्यमान धार्मिक मूल्यों, आचारों, उपदेशों आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया। समाज की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया। वेबर ने धार्मिक कारक को एक कारण माना, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि को परिणाम माना। यह विश्लेषण किया कि धर्म अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों को कहाँ तक निर्णयकारी रूप में प्रभावित करता है। वेबर ने निष्कर्ष दिए कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म था वहाँ पूंजीवाद जल्दी पनपा। अन्य धर्म कैथोलिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते। वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर 6 धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण किया था। अगली जो वेबर की महत्वपूर्ण अवधारणा थी वो है पूंजीवादी समाज में नौकरशाही व्यवस्था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। आपने इसकी उत्पत्ति, विशेषताओं, कार्यों तथा महत्व पर प्रकाश डाला। इनका कहना है कि व्यक्ति जो परंपरागत व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की ओर जाता है उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यवस्थित, योजनाबद्ध रूप से कार्य करे। उसे निश्चित संगठित व्यवस्था और अनुशासन में कार्य करना होगा। इसी के परिणाम स्वरूप नौकरशाही व्यवस्था विकसित हुई। वेबर का कहना है कि नौकरशाही व्यवस्था पूंजीवादी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। नौकरशाही व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें तो नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। व्यक्तियों में परस्पर संबंध अवैयक्तिक होते हैं। सत्ता का विभाजन संस्तरण के आधार पर होता है। इसके लिए निश्चित और विशिष्ट योग्यता आवश्यक है। इस संगठन में कार्यकर्ता का जीवन और कार्यालय परिवार में अलग अलग बटा होता है। व्यक्ति की पारिवारिक भूमिका और कार्यालय की भूमिका में कोई संबंध नहीं होता। इसमें व्यापारिक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति अलग अलग होती है। आमदनी वेतन के रूप में होती है। वेतन कोई उपहार या मजदूरी का मुआवजा नहीं होता। वेबर का कहना है कि पूंजीवादी समाज में खुशहाली ज़्यादा अच्छी है और जल्दी आएगी अगर वे नौकरशाही व्यवस्था को अपना लेते हैं। आगे मैक्स वेबर पावर और अथॉरिटी, सत्ता और शक्ति और सत्ता के बारे में कहते हैं। इनके अनुसार अगर शक्ति के पीछे कानून, पद अथवा कोई वैध आधार है तो सत्ता कहलाएगी। सत्ता व्यक्ति को वैध रूप से ऐसे अधिकार दे देती है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों और संगठनों को नियंत्रित
करता है। सत्ता को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक सत्ता और अनौपचारिक सत्ता में वर्गीकृत किया जाता है। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। चमत्कारिक सत्ता उन व्यक्तियों के पास होती है जो सामान्य नागरिकों को अपने चमत्कार के द्वारा प्रभावित कर लेते हैं। साधु संत, धर्मगुरु और वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व भी इसमें आता है। कानूनी सत्ता, इसे वैधानिक औपचारिक सत्ता भी कहते हैं। कानूनी सत्ता में विधान अथवा कानून व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि। परंपरागत सत्ता, जब सत्ता व्यक्ति को परंपरा के अनुसार प्राप्त होती है तो यह सत्ता प्रदत्त होती है और परंपरागत सत्ता कहलाती है। इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक वर्ग और औद्योगिकरण के बारे में भी अपने विचार बताए थे। आगे की हम चर्चा में इसी समाजशास्त्र की आगे की YouTube कक्षा में हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्रिया के बारे में। धन्यवाद।